उत्तर देने के लिए मैं कुछ अपने नम्र प्रयास करना चाहता हूं। तो पहला प्रश्न है, कोई माइंड थेरापिस्ट हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि क्या रेकी सीखने के लिए मन पर कंट्रोल या कंसंट्रेशन होनी जरूरी है? ऑनेस्टली, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो मन पर कंट्रोल और एकाग्रता, कंसंट्रेशन होनी जरूरी है। नॉर्मली हम यही मानते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। मन पर कंट्रोल, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वहां पे कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज को दाबना चाहते हैं, उसको सप्रेस करना चाहते हैं। कंट्रोल का मतलब यही हुआ। और अगर एज अ हीलर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो कंट्रोल वर्ड ऑलवेज नेगेटिव वर्ड बोला जाता है। ऐसा है, यस, कंट्रोल ऑलवेज नेगेटिव है। एक सिंपल से मैं आपको बात बताऊं। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, तो एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, उन पर थोड़ा सा अपना रौफ जमाते हैं, उनको प्रेशर करते हैं और फिर बोलते हैं बच्चे को कंट्रोल करके ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो शायद तक सही है, लेकिन मैं उसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट लेवल से अगर आपसे शेयर करूं दोस्तों, तो अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिसकी वजह से उसे पढ़ने की धगस हो, वो पढ़ने के लिए मोटिवेट हो, वो पढ़ने के लिए इंस्पायर्ड हो। अगर हम ऐसा कुछ करें तो आपको क्या लग रहा है? कंट्रोल करना चाहिए या हमारी जो मेथड है उसे इंस्पायर करने की, उसको मोटिवेट करने की, वहां पर फोकस होना चाहिए? जहां तक मैं मानता हूं दोस्तों, कंट्रोल हमें किसी पर नहीं करना चाहिए। क्या हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं? हम भी कई बार बोल लेते हैं, यार मुझे गुस्सा नहीं करना था, फिर भी मैं गुस्सा कर बैठा। जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम किसी और पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और दूसरी बात, की कंट्रोल होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा जो जबरदस्त धार्मिक होते हैं। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो धार्मिक होते हैं। कोई भी सीजन हो, कोई सा भी वातावरण हो, कोई सी भी तकलीफें हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने धर्म का जो नियम लिया है, उस नियम को वो बड़ी ही ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं, तो क्या वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं? जी नहीं, वो कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन वो उसमें ऐसे इन्वॉल्व हैं और वो क्रिया करने के बाद उनको आनंद आता है, उनको एक संतोष की अनुभूति होती है दोस्तों। सो आई रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ, कभी भी कहीं पर भी हमें किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं करना है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मन पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मन को छोड़ दीजिए। किसी भी चीज को अगर आपको एंजॉय करना है तो क्या होगा मालूम है? जब तक आप उसकी सही प्रॉपर्टी के साथ नहीं रहेंगे, उसकी जो लाक्षणिकता है उसके साथ नहीं रहेंगे, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सिंपल, अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जो क्लासिकल सिंगर है, बढ़िया सा सिंगिंग करता है, और अगर उसको ये बोला जाए कि भाई साहब एक काम करो, आपको क्लासिकल नहीं लेकिन वेस्टर्न सिंगिंग करना है, तो जब वो खुद को वेस्टर्न में ढालता है तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, और उस दौरान उसका जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं आपको लुढ़कता दिखेगा। या एग्जैक्टली, मन मन एक ऐसी चीज है जो हर एक वक्त हर एक जगह पे घूमती रहती है। शायद तक मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसकी वजह से हम लाइव हैं। अध्यात्म की जगत में यही बोलेंगे, मन को शून्यावकाश की दिशा में लेके जाओ। मेडिटेशन में यही होगा, मन को शांत करो। शांत करो कैसे? जबरदस्ती से? या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो या आपका आसपास का वातावरण ऐसा आप क्रिएट करें कि जिसकी वजह से मन खुद ब खुद शांत हो जाए। बात ऐसी होनी चाहिए दोस्तों। हम इस चीज को एक अलग तरीके से लेते हैं। हम ऑलवेज ये कहते हैं हमें ये करना है, हमें ये करना चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हैं? आप सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से आपका मन शांत हो जाए, आप शांति का अनुभव ले पाए। तो मन को शांत करने की जरूरत नहीं, उसे घूमने दीजिए। आप ऐसी क्रिया करते जाइए कि जिसकी वजह से धीरे 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 मन खुद ब खुद फोकस्ड हो जाएगा, एक नियंत्रण में आ जाएगा। वो कहीं ना कहीं एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ रेकी शक्ति में घुल मिल जाएगा। तो हमें साधना उस लेवल की करनी है कि जिसकी वजह से, रेकी शक्ति की वजह से हमारा मन जो यहां वहां जो फुदकता है, दौड़ता है, घूमता है, वो धीरे 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 अपने में हमारे अंदर आके स्थित हो जाए। तो ये जो काम होगा
वो सबसे अच्छा तरीका बोला जा सकता है दोस्तों। सो मन को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो बात थी कि कंसंट्रेशन, रेकी जब आप करेंगे खुद ब खुद कंसंट्रेशन पावर आ जाएगा, चिंता मत करें आप ये मत कदापि मत सोचिए कि मुझे कंसंट्रेट करना है, मेरी कंसंट्रेशन पावर नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं रेकी नहीं सीख सकता हूं? साहब मेरी ये तकलीफ है इसी के लिए तो मुझे रेकी सीखनी है। ये तकलीफ है कि मैं फोकस नहीं कर सकता हूं, मेरी तकलीफ है कि मेरा मन ऑलवेज कहीं ना कहीं घूमता रहता है, तो उसे शांति से मुझे सेंटर में लेके आना है, अपने में लेकर आना है। ठीक है, रेकी सीखिए, खुद ब खुद हो जाएगा, डोंट वरी। सो जस्ट टू लर्न रेकी आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होके उसको एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो एक रेकी हीलर का ही है, जिन्होंने ये पूछा हुआ है कि रेकी का अभ्यास दिन में कितनी बार कर सकते हैं और कितने समय के लिए कर सकते हैं। वेल, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, रेकी एक पवित्र ऊर्जा है। नंबर 2, वो जो पॉजिटिव है एनर्जी है, सकारात्मक एनर्जी है, उसकी वजह से रेकी शक्ति का प्रयोग आप दिन में चाहे कितनी भी बार करें, कितने घंटों तक करें, कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका ऐसा नहीं होगा कि एक्सेसिव हो गया तो इसका मतलब कल जाके तकलीफ हो जाएगी। ये कोई एलोपैथी नहीं है कि जहां पर आपको ये लगे कि यार हमें 2 गोली लेनी थी, इसकी जगह पे 3 ले ली तो अब साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे या केमिकल अनइवन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऊर्जा है, ये पवित्र ऊर्जा है। आप जब तक उसके एहसास को एंजॉय कर पा रहे हैं तब तक आप रेकी कर सकते हैं, चाहे कितने भी घंटे हो, चाहे दिन में कितनी भी बार। लेकिन पहली शर्त सिर्फ हमारी ये रहेगी, जब तक आप इसको एंजॉय कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने ये देखा हुआ है कि वो लोग क्या करते हैं, तो मुझे रेकी करनी है करनी है करनी है, ओके फाइन। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा लगता है कि यार नहीं, आज मूड नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, लीव इट। रेकी उस दिन मत कीजिए, आप उस टाइम मत कीजिए। तो पकड़ नहीं पकड़नी है, क्योंकि जब तक आप फ्री हैंड्स नहीं, फ्री नहीं है, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि यस बॉस आई एम अ फ्री बर्ड, जब तक ये नहीं लगेगा तब तक आप रेकी शक्ति का प्रयोग ईमानदारी के साथ, सही तकनीक के साथ आप नहीं कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ कि रेकी शक्ति का जितना हो सके मैक्सिमम प्रयोग करें, लेकिन जब तक आप उसे एंजॉय कर सकते हैं तब तक करें। दिन में कितने भी घंटे, कितनी भी बार आप कर सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसकी वजह से भविष्य में भी कोई तकलीफें नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन से कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, आप मैक्सिमम इसकी बेनिफिट लेके आपकी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि वैसे अभी पंचम काल है, 5वां आरा जिसे बोलते हैं हिंदुइज्म के हिसाब से, धीरे 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 भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ेगा, 6वें आरे में हम चलेंगे। या तो फिर अपन ये बोल सकते हैं कि काल का ये ऐसा चक्र है कि जहाँ पर काल चक्र जो है ये सबसे बुरा काल चक्र है। तो बुरे काल चक्र में भी अब जन्म तो हो चुका है, हमें इसी काल में रहना है तो इसी काल में आप 4थे आरे का आनंद ले पाएंगे, आप एंजॉय कर पाएंगे खुद को। कमल होता है ना, आसपास में कितनी भी गंदगी है, वो अपने तरीके से खिलता है, अपनी मौज में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, और अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो सुगंध को फैलाना, जो सही ढंग से खिलना, कमल वही करता है। तो आज हमें भी वही करना है कि आसपास में चाहे कितना भी हो, रेकी शक्ति से हम पक्का, हमें ये लगेगा हम सतयुग में हैं, हम सतकाल में हैं, और कलयुग का हमें एहसास ही नहीं होगा दोस्तों। और ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है दोस्तों, आप एक बार करके तो देखिए, आप एक बार उसमें डूबिए। ये एक ऐसा झरना है जिसमें आप एक बार डुबकी लगाइए, और डुबकी लगाने के बाद आपको उसके मीठेपन का एहसास होगा, और इसके बाद आप इस झरने से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे दोस्तों। यस, बिलीव मी, एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर देखिए कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो कितनी भी बार कर सकते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है ये एक रेकी मास्टर ने लिखा हुआ है, जो मुझे ये पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति ने रेकी सीख ली, अब वो किसी और को रेकी सिखा सकता है?
रेकी मास्टर जी, आप खुद तो रेकी सिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ कैजुअल लेवल पे शायद तक डाला हुआ है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मुझे जवाब देना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि रेकी में हमें मालूम है कि डॉक्टर मिकाऊ उसी जी का रेकी का हम लेवल ऑलवेज स्टार्ट करते हैं, और जो पिछले सेशन में अपना बात हुआ उस हिसाब से जब तक आप मिकाऊ उसी जी का थर्ड ए लेवल कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी और रेकी में नहीं जा सकते हैं। फर्स्ट लेवल का मतलब हुआ सेल्फ हीलिंग, मैं खुद को हील कर सकता हूं। सेकंड लेवल का मतलब हुआ अब मैं किसी और को भी टच कर कर या डिस्टेंस लेवल पर रेकी दे सकता हूं। थर्ड ए जो लेवल है वो थर्ड ए लेवल में कुछ और मुझे मास्टर सिंबल्स वगैरह मिलते हैं। इसके बाद आता है थर्ड बी। थर्ड बी का मतलब हुआ रेकी मास्टर टीचर। इसका मतलब यह हुआ कि अब जिसने भी थर्ड बी किया है वो किसी भी इंसान को रेकी सिखा सकता है। तो इसका मतलब कि जिन लोगों ने पहला लेवल किया या दूसरा किया या थर्ड ए किया वो किसी को भी रेकी नहीं सिखा सकते हैं। थर्ड बी इसका नाम रेकी मास्टर टीचर, या फोर्थ ए रेकी ग्रैंड मास्टर, या फोर्थ बी रेकी गुरु ही किसी को भी रेकी सिखा सकते हैं। सिखाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मेथड की बात नहीं है। मेथड तो आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं कि देखो ऐसा है तो ऐसा करके रेकी कर सकते हैं, ये सिंबल है, सिंबल कैसे ड्रॉ किया जाता है। मेन बात आती है शक्तिपात की। जो शक्ति आपके अंदर संग्रहित होगी, संचारित होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मास्टर टीचर, ग्रैंड मास्टर या रेकी गुरु ही आपको दे सकता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो मास्टर टीचर नहीं है या ग्रैंड मास्टर नहीं है या तो रेकी गुरु नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति को रेकी नहीं सिखा सकते हैं। और दूसरी बात कि सिखाने के बाद जो सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है वो भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वैलिड नहीं है। इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन के हिसाब से अगर आप किसी को भी रेकी सिखाते हैं और अगर आप सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं तो आप खुद रेकी मास्टर टीचर मिनिमम लेवल तक होना जरूरी है। तो आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं सिखा सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं कि अगर आप सिखा भी लें लेकिन उस व्यक्ति में वो पावर ही नहीं आएगी, क्योंकि शक्तिपात वो एक जरिया है कि जो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है और आपके अंदर जो भी अपने सात चक्र हैं उसको एक्टिवेट करके फिर रेकी शक्ति का संचार होता है। तो दोस्तों ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं और आप अगर किसी को सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा पाएंगे, ये कतई नहीं बनेगा दोस्तों। देन ये दूसरा है कि उन्हीं ने दूसरा पार्ट भी पूछा हुआ कि रेकी सीखने के बाद व्यक्ति खुद का तो उपचार करेगा लेकिन किसी और का भी उपचार कर सकता है। हाँ पक्का, जो मैंने बताया कि अगर आपने उसी जी का रेकी का लेवल 2 किया है तो ही आप 2 या 2 से ऊपर तो ही आप किसी भी व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। उससे पहले आप उपचार नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, देखिए हर एक सिस्टम जो है ना, देखिए बात एक है कि रेकी भाव विज्ञान है, वो भाव के साथ ही काम करती है, लेकिन इसके साथ उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। वो तकनीकी सहायता जब तक आपको न मिलेगी, जिसको बोलते हैं सिंबल्स या हमारे चक्र को एक्टिवेट होना, हमारे ऑरा को एक्सपांड होना, जब तक ये कुछ न मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि जब तक आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है जो डॉक्टर मिकाऊ उसी जी ने संरचित किया है, जब तक आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तब तक आप सही ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने उस क्राइटेरिया को तोड़ने का प्रयास किया या आप उसको सही ढंग से फॉलो नहीं करते हैं तो आप सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा। बराबर, तो आप पहले अपने लेवल में इतने आगे हो जाए और इसके बाद सबको सिखाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों हमारे लिए। इसके बाद की जो क्वेश्चन है, या इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि रेकी शक्ति जो है रेकी सीखने के बाद व्यक्ति रेकी का अभ्यास कब तक कर सकता है? वेल दोस्तों, कब तक कर सकता है क्या? आप जब तक चाहे तब तक कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि हो सके तो आप रेगुलर अभ्यास करें। क्या जाता है रेकी शक्ति की, अगर मेथड को हम देखें तो क्या है, क्या सिर्फ हमें इन्वेस्ट करना है हमारा समय, और उसके सामने अगर हमें देखें तो कितने सारे फल हमें मिलते हैं।
तो दोस्तों मैं तो ऑलवेज ये चाहूंगा कि आप रेकी शक्ति का प्रयोग निरंतर करें, रेगुलर बेसिस पर करें। अच्छा मुझे ये बताइए कि ठीक है, अब जो क्वेश्चन किया है तो वो तो बात अलग है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर घर में आप आज झाड़ू पोंछा करें, फॉरेनर्स, तो आप घर में अब झाड़ू पोछा कब करेंगे? आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, एक हफ्ते के बाद करेंगे, एक महीने के बाद करेंगे, कब करेंगे? जवाब आएगा कि अगर हम इंडिया में हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम झाड़ू पोछा हर रोज करेंगे, क्योंकि यहां पे डस्टिंग है। एक बार कर लिया फिर भी हमें करना पड़ेगा। हम फॉरेन में हैं तो हो सकता है हफ्ते में एक बार करें, क्योंकि वहां पर इतनी डस्टिंग नहीं है। ऐसे ही दोस्तों रेकी शक्ति एक ज्ञान है। ज्ञान का जितनी बार स्मरण किया जाए, जब तक स्मरण किया जाए, तो वो आपके ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है। और एक बात है दोस्तों, आप सभी मानते हैं कि अभी का जो समाज है वो कलयुग है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। तो इस गंदगी में अगर सही ढंग से हमें रहना है तो बेहतर है कि हम हर रोज अगर रेकी करें तो हमारे ऑरा क्लीन होते रहेंगे, हमारे चक्रास क्लीन होते रहेंगे, हमारे थॉट प्रोसेसेस क्लीन होते रहेंगे, और हम निरोगी भी रह पाएंगे शरीर से और मन से। जी हाँ दोस्तों, ये तो हकीकत है। देखिए क्लिनजिंग बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है दोस्तों, और इसे जितना हो सके उतनी बार आप कर सकते हैं। तो मैं ऑलवेज आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि रेकी का प्रयोग एक बार चालू करने के बाद अगर हो सके तो कतई बंद मत कीजिए। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप नहीं कर सकते तो ब्रेक कीजिए, या तो हफ्ते में एक बार, या हफ्ते में 2 बार, या हफ्ते में 3 बार, इस तरीके से कंपल्सरीली कीजिए। सी जैसे अगर आपको बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो क्या होगा? तो ब्लड प्रेशर की गोली आपको रेगुलर लेनी पड़ती है कि नहीं? बस आप यही समझ के काम कीजिए कि ये मेरे लिए एक मेडिटेशन है, ये एक मेडिसिन है, और ये मेडिसिन मुझे हर रोज लेनी है। दातुन करते हैं कि नहीं, ब्रश करते हैं कि नहीं सुबह उठ के? हम हमारे जीवन में दोस्तों ढेर सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हर रोज नियमित तौर पर करते हैं। बस रेकी की इस साधना को भी आप अपना एक नियम बना लें, उसको नियमित तरीके से करें, इसे आपके जीवन का एक अविभाज्य अंग गिने, इस क्रिया को रेगुलर करें, और इसके अनगिनत फायदे आपको मिलेंगे दोस्तों। तो इसे प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। कहीं पर भी किसी को मगज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आदमी कांस्टेंट रेकी की पब्लिसिटी कर रहा है, रेकी की मार्केटिंग कर रहा है, और क्या मुझे कोई कमीशन मिलेगी? जी नहीं दोस्तों, बीइंग रेकी गुरु, बीइंग प्रोफेशनल रेकी गुरु, ये मैं आपसे जो भी कुछ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे निजी जितने भी जो अनुभव हैं मैं उसी के हिसाब से आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे या मेरे क्लाइंट पेशेंट्स के जितने अनुभव हैं मैं उसी के बेस पर आपको इतना छाती ठोक कर ये दावा लगाता हूँ दोस्तों। फिर करना नहीं करना वो आपकी बातें हैं, लेकिन मेहरबानी करके रेकी के बारे में या मेरे बारे में ऐसा मत सोचिएगा कि ये मार्केटिंग या पब्लिसिटी कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। दूसरा एक प्रश्न है कि एक पेशेंट ने लिखा हुआ है कि कोई दुख या दर्द है तो उससे मुक्त होने के लिए कितना टाइम लगेगा रेकी उपचार से? मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि रेकी ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो ऑल ऑफ सडन आपको मुक्त कर देगी। लेकिन एक बात है कि नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि किसी भी रोग की क्रॉनिकनेस वो कितने साल से है और किस लेवल पर है, उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि करीबन कितना टाइम जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इसकी साइड इफेक्ट्स नहीं होने की वजह से आप इसको रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसको कंटिन्यू करके आगे जाइए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है, लेकिन अगर क्रॉनिकनेस है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल से तकलीफ में है, तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि वो अगर 20 साल से अगर उनको तकलीफ है तो उस पेशेंट को नॉर्मल होने के लिए, सही ढंग से हील होने के लिए करीबन 3 से 5 साल लगेंगे। रेकी रेगुलर उनकी चालू रहेगी, और रेगुलर रेकी देने के बाद वो 3 से 5 साल में सही ढंग से हील हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक सिंपल सी एक जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैंने बात की, बट कोई ऐसा ये स्टैंडर्ड पैरामीटर या इक्वेशन नहीं है। आप इसे पकड़ के मत जाइएगा, डिपेंड्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
पेशेंट खुद कितना रेकी में बिलीव करता है, पेशेंट की खुद की सिचुएशन क्या है, पेशेंट किस हिसाब से आपकी रेकी को फॉलो कर रहा है, बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल मैंने आपको मोड बताया कि करीबन इतना होता है। वेल वापस ये एक जिसने सेकंड लेवल किया है उसी पेशेंट का उसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि रेकी चैनल जो व्यक्ति बन चुका है वो अगर मान लीजिए कि रेकी का प्रयोग खुद पर न करे और फिर साथ साथ दूसरी चैनल पर करें, या तो खुद पर भी करे और साथ दूसरे चैनल पर भी करे तो चलेगा। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद पर रेकी आजमाएं या किसी और पर आजमाएं। आप पर कोई व्यक्ति रेकी कर रहा है और आप खुद किसी और पर रेकी करें, सब कुछ चलता है। डोंट वरी, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। अल्टीमेटली एनर्जी का प्रवाह, फ्लो आगे बढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बट आप कर सकते हैं, डोंट वरी। तो जो है कि जो व्यक्ति रेकी चैनल बनी है वो खुद पर रेकी का अभ्यास करते करते साथ साथ किसी और को रेकी चैनल द्वारा रेकी दे सकता है, तो दे सकता है, ले सकता है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। वापस ये एक अच्छा सा प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है उसके हिसाब से मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा प्रयोग हम कई बार करते भी हैं एज अ रेकी हीलर। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक है कि रेकी एक से ज्यादा लोग रेकी चैनल मिलके सामूहिक तरीके से किसी का रेकी का उपचार कर सकते हैं और इससे रोग को जल्दी से रोग में से दूर कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा करके बात क्वेश्चन है। इट्स रियली गुड क्वेश्चन। यस, एक्चुअली ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार ऐसे क्रिटिकल केसेस हमारे पास आते हैं एज अ रेकी गुरु। मेरे पास ऐसे प्रोफेशनल केसेस आते हैं कि जहां पर शॉर्ट टर्म में किसी पेशेंट को एकदम दिक्कत हो गई है, क्रिटिकल सिचुएशन अचानक आ गई। अगर मैं अकेले उनको रेकी देने जाऊं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी को मर्ज होना, उसको पुशअप करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। या तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस लेवल से मुझे टाइम देना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी एक पेशेंट को मुझे टाइम देना है 2 घंटे कांस्टेंट, सिर्फ एक पेशेंट को 2 घंटे कांस्टेंट रेकी देना है, जो शायद तक मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है, या तो मान लीजिए कि अभी कोरोना की महामारी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग का मतलब वो हमारे जैसे जितने भी रेकी चैनल हैं, जितने भी हीलर्स हैं, वो एक साथ एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही इंटेंशन के लिए रेकी प्रदान करते हैं, और जिसे बोलते हैं सामूहिक रेकी सारवार। और आप कर सकते हैं। ऐसी सारवार की परिणाम जो होती है ना, अल्टीमेट होती है, बेस्ट होती है। उसकी रीजन मैं बताऊं आपको दोस्तों। मेरी खुद की एक एनर्जी, मेरे खुद के ऑरा, मेरी खुद की एक प्योरिटी, ऐसे ही दूसरे हीलर का ऑरा, प्योरिटी, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, इन सबका जब इकट्ठा होता है तो आप सोचिए वो एनर्जी कैसी होगी, वो वाइट प्रकाश कैसा होगा और वो ऑरा कैसा होगा। और उस दौरान अगर मान लीजिए कि जो वो रोगी हैं, जो हमारे क्लाइंट या पेशेंट हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब है, अगर हम सबकी एनर्जी इकट्ठा होके अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें तो वो हमें अच्छा परिणाम दे सकता है। हाँ दोस्तों, ये हमने प्रयोग किया भी है, हमें परिणाम मिले भी हैं। करना क्या होता है उसमें कि जब हम साथ में, पहले तो कोरोना नहीं था तो हम लोग साथ में मिलते भी थे, तो एक दूसरे के साथ ऐसे सर्कल में बैठ के फिर ऐसे हाथ रखते और बीच में उस व्यक्ति का फोटोग्राफ या वो चीज़ वगैरह रख के फिर हम रेकी प्रदान करते थे, जिसे हम बोलते हैं मास हीलिंग। जो मैं नॉर्मल जो जूम पर देता हूँ एवरी मंथ एंड के सैटरडे पर, वो मास हीलिंग अलग है कि जहाँ पर मैं हीलर एक हूँ और हीलिंग लेने वाले बहुत होते हैं। जो मैं मास हीलिंग या तो सर्कल हीलिंग की जो बात कर रहा हूं, वहां पर ये होता है हीलर्स बहुत सारे होते हैं, ऑब्जेक्ट एक होता है, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इंटेंशन होता है वो सिर्फ एक होता है। ऐसा है दोस्तों। तो उस दौरान हम इस तरीके से सर्कल में बैठ के रेकी देते हैं। कोरोना के काल पर हम क्या करते हैं कि हम एक समय फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई रात को हमें 11:30 को बैठना है, एक साथ सारे के सारे हीलर्स अपने ही जगह पर बैठेंगे, एक ही इंटेंशन पर वो हीलिंग स्टार्ट करेंगे और वो हीलिंग आगे बढ़ती है और वो इंटेंशन को जितना हो सके इतना जल्दी अचीव करने का प्रयास होता है। तो ये एक्सलेंट है
सामूहिक सवार, सर्कल रेकी, मास हीलिंग एक्सलेंट है। आप कर सकते हैं, जितनी बार चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी लोग जुड़ते हैं और उनकी भी एनर्जी इसमें फिर डेवलप होके आपको मदद करती रहती है दोस्तों। तो आप पक्का जा सकते हैं। कभी अगर टाइम मिला तो जो ये मास हीलिंग है या सामूहिक हीलिंग वाली जो बात है, उससे हम पक्का डिटेल में शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको मज़ा भी आएगा, और अगर आप हीलर हैं तो आप इस चीज़ को पक्का कर भी सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे दिशा परीख ने ये लिखा हुआ है कि कैन वी डू सर मास हीलिंग सेशन। डेफिनेटली दिशा जी, वी कैन, लेकिन वो जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। ओके वेल, तो मास हीलिंग पक्का हम कर सकते हैं, और ये लाभकारी भी है, ये भी हकीकत है। इसके बाद वाली जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि अगर मान लीजिए कि रेकी शिक्षण लेते लेते और इसका अभ्यास करते करते व्यक्ति को कोई विपरीत प्रकार की शंका, कुशंका, संकल्प, विकल्प या नेगेटिव थॉट्स या उनकी फीलिंग्स अगर आए, तो क्या रेकी की असर नहीं होगी? जी नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता है। मेहरबानी करके मन में से ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं रेकी के बारे में तो उसको निकाल दीजिए। रेकी का काम क्या है? वो एक पवित्र ऊर्जा है, उसका काम है सिर्फ देना। अगर मान लीजिए आपके मन में कोई शंका आती है, कोई कुशंका आती है, विपरीत थॉट्स आ गए या नेगेटिव थॉट्स आ गया, कोई बात, रेकी शक्ति को उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। रेकी शक्ति अपनी ही लेवल से काम करेगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं दोस्तों, एज अ हीलर अगर मान लीजिए आपको शंका हो गई तो यू आर द बेस, आप आधार हैं, मूलभूत आधार हैं। तो अगर आपको शंका हो गई तो स्वाभाविक है कि रेकी शक्ति आगे उस प्रकार से नहीं जा पाएगी। ये तो सीधा सा हिसाब है दोस्तों, बराबर। तो मैं चाहूंगा एज अ हीलर आपको कभी भी रेकी शक्ति पर शंका नहीं होनी चाहिए, और अगर कभी भी होती है ना तो आप आपके रेकी गुरु से पहले शेयर कर लीजिए, आपकी शंकाओं का समाधान कर लीजिए, और इसके बाद ही आप हीलिंग के सेशन में या हीलिंग के फील्ड में आगे जाइए। मेहरबानी करके एक बार हीलर हो गए, एक बार हीलर के हिसाब से आपने एंट्री ले ली, और इसके बाद अगर आपको शंका हो और फिर आप बैक ऑफ करना चाहे तो वो सही नहीं होगा। मैं हृदय से आपसे बोलता हूं दोस्तों कि आप 2 साल, 5 साल, 10 साल ले लीजिए रेकी क्या है समझने के लिए, उस पर विश्वास जताने के लिए। जिस दिन आपको विश्वास आए तभी आप रेगुलर हीलर की हैसियत से आप सेवा देना चालू करें, उससे पहले मत दीजिएगा। तब जब तक आपकी शंकाओं का समाधान ना हो तब तक आप आगे मत बढ़िए। अब दूसरी बात आती है, क्योंकि रेकी शक्ति में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक हीलर, दूसरा होता है हीली। कुदरत तो देने के लिए तैयार ही तैयार है, रेकी शक्ति तो तैयार ही है, तो रेकी शक्ति को अपन बीच में नहीं ला सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स अबाउट द हीली। हीली का मतलब जिससे आप रेकी प्रदान कर रहे हैं, या तो देना चाहते हैं या तो प्रसार करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हकीकत है कि अगर आप जिस व्यक्ति को रेकी प्रदान करना चाहते हैं, अगर उसको ही विश्वास नहीं है, और उस दौरान अगर व्यक्ति कुछ गलत सोचता है या आत्मा उसको कहीं ना कहीं रेकी वर्ड पर ऐसा लग रहा है कि कोई मिथ्स हैं, शंकाएं हैं, तो बट ऑब्वियस है कि रेकी शक्ति का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। लेकिन एज अ हीलर अगर शंका है, उससे एज अ हीली जो शंका है वो प्रभाव थोड़ा सा ही कम होगा, उससे ज्यादा ना होगा, क्योंकि रेकी शक्ति तैयार है, एज अ हीलर हम तैयार हैं। अब बात हुई सिर्फ हीली की, तो ठीक है, वो हीली का तो धीरे धीरे हम कवर कर सकते हैं, तो डोंट वरी, जस्ट पे रिलैक्स। ये काम हमारा नहीं है कि सामने वाले को कितनी शंका है। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि वो इस ज्ञान को समझे, इस ऊर्जा को समझे, इस ऊर्जा की पवित्रता को समझे। और वो कैसे समझेगा? वो हमारे से समझेगा, वो हमें देखेगा, हमें फॉलो करेगा, हमें सुनेगा, और उसके बाद वो तय करता है कि रेकी क्या चीज होनी चाहिए। सो इन ग्रास रूट में यही बोल सकता हूं कि हम ही उसका मूलभूत कारण बने रहेंगे कि सामने वाले को कितना विश्वास हम दिला सकते हैं। एज अ रेकी हीलर ये आपकी ये जवाबदारी है कि आपको सामने वाले को ये विश्वास जताना ही होगा, और ये पवित्र हमारी फर्ज भी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है।
एक डॉक्टर ने पूछा हुआ है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो जिनके आईक्यूज ज़्यादा हैं, जिनके आरपीएम ज़्यादा घूमते हैं, उनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। बट एनी हाउ दैट्स ऑलवेज वेलकम। इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि रेकी पद्धति, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया कि मिस्टर दोषी, अगर आप ये बोलते हैं कि रेकी पद्धति इतनी सरल है, इतनी बेनिफिशियल है, फिर भी लोग रेकी का अभ्यास रेगुलर बेसिस पर क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर साहब, आपका क्वेश्चन तो एकदम जेन्यून है, एकदम सही है। मैं उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से शेयर करना चाहूँगा आपसे दोस्तों। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ पानी की मात्रा कम हो रही है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में पानी की मात्रा कम हो रही है, भविष्य हमारा खतरे में हो सकता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कुदरती संपत्ति जो हमारी है, वृक्ष वगैरह, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं? ओके। आप में से कितने को ये लग रहा है कि जो भी नैसर्गिक साधन संपत्ति हैं हमारे पास, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं? बहुत सारे लोग हैं। ओके, धन्यवाद। आप सभी जिस तरीके से मुझे रिएक्ट कर रहे हैं इसके लिए सभी को धन्यवाद। अब मुझे ये बताइए, जितने लोगों ने ये बताया कि यस मालूम है कि हमारा आने वाला भविष्य ऐसा है कि जहां पर नैसर्गिक कुदरती जो भी साधन संपत्ति हैं वो कम होती जा रही हैं, आप में से कितने लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया? आप में से कितने लोगों ने उसे न्यू जनरेट करने का ट्राई किया? आप में से कितने लोगों ने लोगों को इसके बारे में ज्ञान देना चालू किया? आप में से कितने लोगों ने टेंशन में आके इस साधन संपत्ति का अपने ही लेवल पर, सिर्फ अपने लेवल पर बचाव करना चालू किया? है कोई जवाब? नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप एक तरफ अवेयर हैं इस चीज से कि यस, ये भविष्य की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मालूम भी है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रयास क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? करना क्या है आपको? सिंपल सी थोड़ी सी आदतें बदलनी है। अगर आपको आधे ग्लास की जरूरत है तो आधा ग्लास लीजिए, आधा ग्लास मत लीजिए, आधा ग्लास पी लीजिए और बाकी का फेंकने की बात जी नहीं, वो मत कीजिए। आरओ वाटर ज्यादातर घरों में पिया जाता है, तो कितना पानी का वेस्टेज होता है? क्या हम ये कर सकते हैं कि आरओ की जो पानी है, जो पीने लायक है, जिसे हम पीते हैं, और बाकी का पानी जो डिस्चार्ज होता है, गटर में जाता है, उसको किसी तपेले में या डॉल में, बकेट में भर के रखें, और घर में जो झाड़ू पोछा होता है या और कोई ऐसी बातें जहां पर पानी की जरूरत है, क्या हम वहां पर उसका यूज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा हम क्यों कभी नहीं सोचते हैं? मुझे कई बार हंसी आती है। अच्छा, मैं एक दूसरी बात बताऊं, मजा आएगा। आप में से कितने लोगों को यह मालूम है कि अच्छी सेहत के लिए चलना जरूरी है? ओके। आप में से कितने लोगों को यह मालूम है कि अच्छी सेहत के लिए योगा बढ़िया है? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि योग की जो ज्ञान है वो भारत की धरोहर है और आज वेस्टर्न कंट्रीज भारत से ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज वाले पागल है ना? ऐसा नहीं लग रहा? हम जिन्होंने योग की धरोहर को बनाया, योगा शक्ति को बनाया, आज हम उस शक्ति का प्रयोग न करके हम जिम में चलते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड की थी, और वेस्टर्न वर्ल्ड धीरे धीरे योगासन का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आप सभी को यह मालूम है कि कौन सा बेहतर है, जिम है या योगासन है? आप सभी को यह मालूम है कि मुझे चलना चाहिए, चलने से मेरी सेहत अच्छी रहेगी।
आप सभी को ये मालूम है कि भाई हमें हमारे जीवन में अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा, आप सभी मानते हैं कि अगर आज हमारी कोई मूलभूत धरोहर है वो है हमारा अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए चलना है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा परहेज रखना है, तो भी आप नहीं रखते हैं। आप में से कितने लोग सुबह उठ के या शाम को सोसाइटी में या गार्डन में चलने चलते हैं? दोस्तों, मैंने कई लोगों को यह सुना हुआ है कि यार मुझे मालूम है मुझे चलना चाहिए, लेकिन क्या करूं, समय ही नहीं मिलता है। मुझे इतनी हंसी आती है और उस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को मुझे अस्पतालों में विजिट करवाना चाहिए। जो लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में अपनी बीमारी के सामने जो जूझ रहे हैं, जिनकी तकलीफें इतनी खराब हैं, जिनकी वजह से आज उनके घर वाले भी डिस्टर्ब हैं, उनकी जो भी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से, तो हम सबको डॉक्टर साहब सब कुछ मालूम होता है, करने के लिए हमारा जुस्सा नहीं है। हम सब बोलते हैं कि यस मेरा फेथ है, यस मैं मानता हूं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब करने की बात है ना डॉक्टर साहब, हम नहीं करते हैं। और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि रेकी मुफ्त वाली बात हो गई। यूनिवर्स हमें देती हैं, प्रेम देती हैं। ये मैं यूनिवर्स का एक प्रेम बोलूंगा जो हमारे ऊपर बरस रहा है। आज वो प्रेम हमें दे रही हैं, हमारी शायद तक लायकात ही नहीं है उस प्रेम को ग्रहण करने की। और इसी के साथ डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम रेकी शक्ति को प्रयोग ही नहीं करते, आगे चलते ही नहीं हैं। कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम वेस्टर्न कंट्रीज में ये लॉ जबरदस्त चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें हैं, मूवीज हैं, बहुत सारे ट्रेनर साहब आज आपको मिलेंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको लेकर चलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की थेरापिस्ट चलती हैं, एनएलपीज चलती हैं, सब कुछ चलता है, सब कुछ। लेकिन उस दौरान हम पैसा खर्च कर जो भी भपका है, बाहरी भपका है, जो शो ऑफ है, उसके पीछे भागते हैं। हम जो नैसर्गिक तरीके से नॉर्मालिटी के साथ हमें मिलता है, मनुष्य के हक के हिसाब से जिसे बोलते हैं हमें मिलता है, सत्य हम उसे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा हो गया दोस्तों। सो माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न एकदम सही है। आज भी मैं आपको वही बताऊंगा, रेकी एकदम सरल है, सही में लाभकारी है, लेकिन बात यह है कि आपको उसका यूज नहीं करना है। मैं अपने पेशेंट के बारे में बताऊंगा। जो पेशेंट शायद तक मेरे पास 4 या 5 साल से कंटिन्यूस है, रेगुलर मुझे उसको रेकी देना है, रेगुलर उसके मिनिमम 5 से 10 मैसेज आते हैं, रेगुलर उसके मिनिमम 5 से 10 कॉल आते हैं, आज मुझे ये हुआ, वो हुआ, फलाना टिकना। वो बंदा रेकी सीखा भी हुआ है। आज ही उसकी मैंने आज ही उसे ये वापस सलाह दी कि यार जब तू खुद रेकी सीखा है तो तू मेरे पर डिपेंडेंट क्यों है? तू खुद रेकी चालू कर, या तो एक काम कर, तू खुद को भी रेकी दे, मैं भी तुझे रेकी देता हूं। लेकिन वो ये बोलता है मेरी रेकी का इतना पावर नहीं है, मुझे मेरी रेकी इतनी महसूस नहीं होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से इतना कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप तो बता रहे 2-2 घंटे के लिए रेकी देना, वो तो कहाँ से पॉसिबल है? क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस करना है, तो 2 घंटे में रेकी कहाँ से दूं? मुझे उस टाइम भी वापस हंसी आती है कि बॉस तू कितना भी पैसा कमा ले, आज तेरी तकलीफ सोचिए तो सही। मैं करीबन 3 या 5 साल से उसको कंटिन्यूअस लगातार रेकी दे रहा हूं, तब भी उसकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आज भी चालू है। तो अगर ये खुद अगर रेकी दें तो कितनी जल्दी परिणाम मिल सकती हैं। या तो फिर उसे ये लग रहा है कि 2 घंटे जो वो रेकी दे रहे वो उसको वेस्टेज लगता होगा, तभी उसने मुझे ये बोला होगा। सीधी सी बात है, वेस्टेज काहे का यार? ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपके खुद पर इन्वेस्टमेंट है। जब हम अच्छा कपड़ा खरीदते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो अच्छी ज्ञान को इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं? शायद तक हमारी मानसिकता अभी उस लेवल तक आई नहीं है कि जहां पर हम ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करें कि यस रेकी शक्ति एक पवित्र ऊर्जा है, और जो मुफ्त में मिलता है, जो इजीली मिलता है, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, उसकी कद्र नहीं होती है। मैं एक दूसरा सा इलस्ट्रेशन डॉक्टर साहब आपको बताऊं, आज भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नॉलेजेबल हैं, लेकिन वो फीस कम लेते हैं, या तो जब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है
तो दवाइयाँ रेकमेंड नहीं करते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, या तो मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो भी वो लोग मेडिकल रिपोर्ट नहीं करवाते हैं जब उनको मालूम है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे डॉक्टर की प्रैक्टिसेस, यस मैं प्रैक्टिस वर्ड यूज़ करूंगा डॉक्टर साहब, प्रैक्टिसेस कम होती जा रही हैं। क्यों? पेशेंट्स को ऐसा लग रहा है मैं इतनी सारी कंप्लेन लेके गया, मेरी कंप्लेन के 5-10 जितनी कंप्लेन है, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, लेकिन फिर भी ये आदमी मुझे न तो दवाई दे रहा है न तो रिपोर्ट निकलवा रहा है, और सिंपल सा बोल रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है, आप थोड़ा सा ये परहेज करें, टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करें, खत्म। ये नॉलेजेबल डॉक्टर नहीं होगा। ही मस्ट नॉट बी एक्सपर्ट वन। हम उसको टैग लगा देते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा हुआ है जो प्रैक्टिस करते हैं, नॉलेजेबल है, लेकिन उनकी नॉलेज को पेशेंट इस तरीके से उड़ाते हैं, नहीं नहीं ये नॉलेजेबल नहीं होगा। और जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ ज़्यादा देता है, हैवी पावर की दवाइयाँ देता है, बार बार रिपोर्ट्स निकलवाता है, उसे अपन बोलते हैं ये डॉक्टर जेन्यून है, होशियार है। काहे का होशियार? रिपोर्ट निकलवाने के बाद भाई साहब मुझे भी समझ में आता है कि ओके फाइन, रिपोर्ट में जो लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टरी ज्ञान कहाँ है का? डॉक्टर उसे बोलेंगे जो आपकी कंप्लेन को सुनकर वो भांप ले, समझ ले कि यस इसे यही प्रॉब्लम है और उसकी मेडिसिन यही होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जो भी है। लेकिन माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये तो सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी है, मुफ्त की कदर नहीं होती है, और वही एक कारण है डॉक्टर कि जिसकी वजह से लोग रेकी नहीं सीखते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है डॉक्टर साहब की रेकी एक साधना है, परिश्रम के साथ उसे करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, और वो अपने दिमाग के साथ वाली बातें, इसका मतलब कि आपकी प्योरिटी चाहिए, आपकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एक अच्छा सा व्यवहार होना ज़रूरी है डॉक्टर साहब। और आज का जो समाज है उसमें अगर आप अच्छा व्यवहार करने चलते हैं तो लोग आपको डफर या डम्ब मान लेते हैं, और उसकी वजह से भी शायद तक कोई नहीं करता। या तो इतना जो इन्वेस्ट करना है, इतना घंटा, सबको लग रहा है कि नहीं नहीं इतना घंटा थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे, दिन के हमें 72 मिनट तो हम निकालते ही निकालते हैं, कंपलसरी है, तो 72 मिनट निकालना है। जबकि वो आदमी आराम से 4 घंटा सोता है, खामखा सोता है, भाईबंद दोस्तार के साथ गपाटे लगाता है, बाहर ऐसे ही घूमता रहता है, बट उसे अगर ये बोले कि भैया तू रेकी कर ले, तो वो नहीं करने के लिए तैयार है। वेल डॉक्टर सर, मैं यही बोलूँगा कि ये शायद तक हमारी फेलियर है, हमारी का मतलब हम हीलर्स की फेलियर है कि आज भी हम जिस लेवल पर रेकी शक्ति को लेके जाना चाहिए उस लेवल पर शायद तक नहीं पहुंचा पाए हैं। बट एनी हाउ आई होप फॉर द बेस्ट कि कम से कम हम ऐसा प्रयास करें, एक ऐसा जीवन हमारा हो कि जिसकी वजह से सब देखकर अट्रैक्ट हो रेकी शक्ति की तरफ, और सब रेकी शक्ति को दिल से स्वीकार करें और वो खुद करना चालू करें। जैसे आजकल घर घर में योगा चल रहा है, आई हार्टली अप्रिशिएट योगा। बस ऐसा ही कुछ रेकी शक्ति भी है, वो धीरे धीरे होना चाहिए और होगा, मुझे विश्वास है। एनी हाउ, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन वंस अगेन डॉक्टर साहब, रियली 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 गुड क्वेश्चन, आई एम रियली थैंक्स टू यू। अब आगे वाला क्वेश्चन है एक स्पिरिचुअल गुरु का क्वेश्चन है, जिन्होंने ये पूछा हुआ है कि क्या रेकी से आध्यात्मिक विकास हो सकता है? यस, डेफिनेटली हो सकता है। रेकी अल्टीमेटली है एक स्पिरिचुअल साइंस, और स्पिरिचुअल साइंस को जैसे आप फॉलो करते हैं तो स्पिरिचुअल आपका जो ग्रोथ है वो होगा ही होगा। देखिए वापस मैं आपको बताऊं कि मेरा जो सेशन एक था जिसमें रेकी के 5 डिफरेंट सिद्धांतों को मैंने बताया था। आज उस सिद्धांत को अगर थोड़ा सा समझे, जैसे गुस्से वाली बात थी, चिंता वाली बात थी, तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे आप वो फॉलो करेंगे तो खुद ब खुद आध्यात्मिक विकास आ जाएगा। अध्यात्म का पहला पैरामीटर क्या है? यस, स्पिरिचुअल गुरु, आपने जो क्वेश्चन किया ना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से अध्यात्म किसे बोलते हैं? या तो कौन से लेवल से अध्यात्म स्टार्ट होती है? जी नहीं, अध्यात्म का सबसे पहला लेवल ये होगा मैं, इसका मतलब आलाप, और शुद्धात्मा, प्योर सोल, दोनों अलग हैं। अध्यात्म शक्ति यहां से चालू होती है। खास ध्यान रखिएगा, धार्मिकता जो है उसमें आलाप और आत्मा दोनों एक साथ होते हैं। जीव शिव जिसे बोलते हैं वो एक होते हैं, और वो सारी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं।
भक्ति करना, पूजन करना, आरती करना वगैरह वगैरह वगैरह। अध्यात्म की अगर आप बात करें तो अध्यात्म का सबसे पहला बेस है कि आलाप और प्योर सोल, जीव, आत्मा, चेतन, आप जो भी कुछ बोले, ये दोनों अलग हैं। ये एक समझिएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि रेकी प्रेयर जब हम करते हैं ना, तो रेकी प्रेयर में भी हमारा पहला स्टेटमेंट होता है, मैं आलाप का आभार व्यक्त करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात ही यहां पे दिमाग में फिट हो गई, आलाप तू और प्योर सोल दोनों अलग हैं, बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। और आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, हर एक धर्म में यही बात की गई है कि जीव अलग है। जीव का मतलब हुआ आत्मा कभी मरता नहीं है। हम पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब कि आत्मा एक, जिसे बोलते हैं कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, एक व्यक्ति को छोड़ के एक नया बर्थ लेता है। अलग फिलोसॉफीज बहुत सारी हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑल टुगेदर रेकी का पहला बेस ही यहां से चालू होता है। और जब आप इस चीज को डेवलप करते हैं तो अध्यात्म विकास आपका कब हो जाता है ये आपको मालूम ही नहीं पता है। आज अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं पहले से स्पिरिचुअल था। यस, आई डू अग्री, फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज अ रिलीजियस पर्सन। मैं एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें बढ़ता गया, ऐसे ऐसे समझ में आता गया धार्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। धार्मिकता से परे होती हैं, ऊपर होती हैं आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता जिसे बोलते हैं वो हो गया अवकाश, आकाश, वो पूरा विश्व उसमें कवर कर सकते हैं। धार्मिकता की कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि अध्यात्म की दुनिया में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको धार्मिक होना जरूरी है। जब तक आप धार्मिक ना होंगे तब तक अध्यात्म में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धार्मिकता उसकी प्रथम सीढ़ी है, प्रथम स्टेपिंग है। जैसे जैसे आप धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते 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 आध्यात्मिक आई मीन से धार्मिकता का एक छोड़ कंप्लीट होने के बाद अध्यात्म चालू हो जाती है। लेकिन अध्यात्म में जाने के लिए धार्मिकता को समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पर बात यह हो जाती है कि अध्यात्म में फिर धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे समझ में आता गया कि धार्मिकता और अध्यात्म में क्या फर्क है। और धीरे 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 आज मैं ये बोल सकता हूं कि रेकी शक्ति आपके अध्यात्म जीवन को, आपके आध्यात्मिक थॉट्स को एक अलग ही नई ऊंचाइयों पर लेके जाती हैं। वो एक अलग ही सोच आप में पैदा करती हैं, और वो शक्ति, वो जो एनर्जी होती है, वो आप खुद फील कर पाते हैं। मैं ये कई बार ऐसा लगता है कि जितने भी भगवान हैं, हम जिन लोगों को भगवान का बिरुद देते हैं, शायद तक वो इसी प्रोसेस से अध्यात्म के जीवन में से आगे बढ़े होंगे। और आज आप किसी भी अगर भगवान की बात करें तो वो धार्मिकता से कम लेकिन अध्यात्म में ज्यादा बैठे हुए देखेंगे आपको। आप उनकी कोई भी स्टोरीज को पढ़ें, उनकी फिलोसॉफीज को सुने या देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये धार्मिकता की ये बातें नहीं है, ये कुछ उससे ऊपर वाली बातें हैं। बट हमारे जैसे जो पामर जीव हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके लिए धर्म भी एक जरूरी अभियान है, और धर्म में आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे जा सकते हैं दोस्तों। यस, मैं वापस आपको बताऊंगा कि रेकी से आपका आध्यात्मिक विकास, आपका स्पिरिचुअल गेन होगा होगा होगा, 101% होगा। थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए उसको। आप खुद आपके बारे में कमेंट्स करेंगे कि यस बॉस, मजा आ गया। और दूसरी बात की, यस मुझे कुछ लाइफ में मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। आप लाइफ की केमिस्ट्री को समझना चालू करेंगे। हमारा जन्म कैसे होता है, हम कैसे आगे बढ़ते हैं, कर्म का लॉ क्या है, रीबर्थ वाली प्रोसेस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। धीरे धीरे आप इन सभी में आप आगे जा सकते हैं दोस्तों। अल्टीमेटली बात यह है कि धार्मिकता का विकास हो सकता है। वापस एक डॉक्टर साहब का क्वेश्चन आया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। जो रेकी के द्वारा अगर व्यक्तियों के सारे दुख और डिसीज, जो भी रोग हैं, उसका इलाज हो सकता है, तो फिर डॉक्टर्स और दवाइयों का क्या होगा? डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न सही में अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा दिल से बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर और दवाइयों का क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेल्फिश जैसा लग रहा है कि डॉक्टर्स बेचारे क्या करेंगे या दवाइयाँ बेचारी क्या करेगी। बीइंग डॉक्टर मैं ये मानता हूँ कि आपकी थॉट ये होनी चाहिए
कि अगर हम दवाइयाँ ना लें या डॉक्टर्स का कंसल्ट न करें तो क्या मेरे पेशेंट्स सही ढंग से हील हो पाएंगे? माफ़ कीजिएगा, आपको शायद तक ये सही नहीं लगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर के हिसाब से आपको इस तरीके का प्रश्न करना चाहिए था, तो मेरा जवाब कुछ डिफरेंट होता, ऐसा था। एनी हाउ, लेकिन मैं जवाब इसी प्रश्न के हिसाब से अगर मैं दूं तो डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि आज भी पूरे विश्व में कितने डॉक्टर्स हैं? आपको लगता है कि पूरे विश्व में आप सारे के सारे फैले हुए हैं? और आज भी जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी नीडी पेशेंट्स हैं, जितने भी रिमोट प्लेसेस हैं, क्या हर एक जगह पर डॉक्टर साहब आप पहुंच पाते हैं? आपकी प्रेजेंस वहां पर है? आपका कोई मित्र, आपका कोई कलीग वहां पर है क्या? आज भी विश्व में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं कि जहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, फिर भी लोग जिंदा रहते हैं, फिर भी लोग अपना जीवन का एक अलग ही लुफ्त आनंद उठाते हैं। तो अगर डॉक्टर साहब आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि अगर आप हैं तो ही व्यक्ति का अस्तित्व है, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मेडिसिन, आई डू अग्री कि मेडिसिन हैं जो कहीं ना कहीं अपने पेशेंट्स को बेनिफिट देती हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि घरेलू नुस्खे भी कारगर होते हैं। मेडिसिन की हर एक बार साइड इफेक्ट्स होती हैं। अगर हम बात करें एलोपैथी की, आप सभी को मालूम है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप सभी को ये मालूम है कि एलोपैथी आपके डिसीज को सबसाइड करती है, उसको रिमूव नहीं करती है। आयुर्वेदा अपने तरीके से काम करता है, होम्योपैथी अपने तरीके से काम करती हैं। तो बात ये है डॉक्टर साहब कि अगर रेकी से ये सब स्वस्थ हो रहे हैं, देखिए डॉक्टर, आपका जीवन का मूलभूत ध्येय क्या है? आपका पेशेंट स्वस्थ हो, उसे वो निरोगी हो। अब वो चाहे आपसे हो, आपकी मेडिसिन से हो, या तो फिर किसी और शक्ति से हो, क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? साथ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंटेंशन यहां पर होना चाहिए कि भाई जगत का कोई भी जीव बीमार ना हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो। और यही जो हमारे देव हैं, जो देव जिसे हम क्या बोलते हैं, माफ करिएगा उस देव का नाम तो भूल गया, नहीं याद आ रहा है, सॉरी। लेकिन जो देव हैं, धन्वंतरी देव, यस यस यस, धन्वंतरी देव, तो उनकी अगर प्रेयर को आप डिटेल में देखें ना डॉक्टर साहब, तो उसमें भी यही है, सर्वजीव सुखी थाओ, सर्वजीव निरोगी रहें, सर्वजीव स्वस्थ रहें। तो डॉक्टर साहब, आप देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम कल जाके आपकी पदवी लेने वाले हैं या आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम हफ्ता लेने वाले हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक सप्लीमेंट थेरापिस्ट हैं, हम आपके साथ चल सकते हैं, आपके पैरेलल चल सकते हैं, या तो आपके धीरे धीरे पीछे चल सकते हैं, ऐसी वाली बात है। बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम कल जाके आपकी जगह ले लेंगे, लेकिन हम अच्छे भाव तो डाल ही सकते हैं डॉक्टर साहब, और यही हमारा काम है। हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे भाव डालते हैं, और हम ऑलवेज यही एक्सपेक्ट करते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स कभी भी किसी को कोई तकलीफ ना हो। ऐसा होना चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए, एक पुलिस है तो पुलिस ये बोले कि यार मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब कि चोरी लपाटी हो तो अच्छा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारा काम है कि हम जो गलत चीज़ें उसे रोकना है, लेकिन हमें काम न मिले इसका मतलब ये नहीं कि हमारा व्यवसाय न चले इसके लिए हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो या तो और कोई थेरापी मार्केट में ना आए। बहुत सारी थेरापी आएगी। और दूसरी बात है कि हम बरसों से इस सब चीज़ों को देख रहे हैं कि डॉक्टरी साइंस तो है ही है। मैं इसके लिए वापस में बोल रहा हूँ कि डॉक्टरी साइंस को मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, वो है, लेकिन इसके साथ आज मार्केट में कितने डिफरेंट डिफरेंट थेरापी हैं, और वो हर एक थेरापी सही है अपनी जगह पर। उनकी एक फिलॉसफी है, वो उनकी एक सोच है, और सोच के साथ वो थेरापी और आगे बढ़ती जाती है। जो थेरापी सही होगी उसी का विकास होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं आज ये कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं कि कौन सी थेरापी गलत है या कौन सी सही है, कौन सी अच्छी है बुरी है। नो, हर एक अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन बात ये रहेगा दोस्तों कि कम से कम हमारी हमेशा हृदय से यही भावना होनी चाहिए कि हर एक जीव स्वस्थ हो, निरोगी हो, और यही काम हमें करना है। एक बात है। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बताया ना कि सारे के सारे दुख दर्द और रोग का इलाज हो सकता है, मैं वापस बताऊं,
मैं ये कमिटमेंट के साथ या तो कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं बोल सकता, बट यस, मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजेस का इलाज हो सकता है। दुख दर्द की इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। हो सकता है कि 100% वो क्योर ना हो, बट उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसे पक्का हम हीलर्स उसको बैलेंस करने का ट्राई कर सकते हैं और बैलेंस हो भी सकती हैं। तो यहाँ पर जो बातें हैं, दुख दर्द दूर होना और ये सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पूछा कि डॉक्टर और दवाइयों का क्या होगा, तो एक जो सिस्टम है ना अपना, एक विशेष सर्कल है। इस सर्कल के हिसाब से हर एक चीज़ को अपने अपने तरीके से काम मिल जाता है। अपन ने गुजराती में भी कई बार ऐसा बोला हुआ है कि भाई हाथी को, कीड़ी को कण और हाथी को मण अपने आप मिल ही जाता है। इसका मतलब कि कीड़ी को भी अपना खाना मिल जाता है, हाथी को भी अपना खाना मिल जाता है। और डॉक्टर साहब, हम इंसान हैं तो हम इतना सारा सोचते हैं। आज जानवर, बहुत सारे जानवर हैं जो ऐसे ही बाहर खुले में हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, उनको अपने तरीके से खाना मिल जाता है। कुदरत हम सबकी केयर करती है। बस हमारा विश्वास होना चाहिए इस कुदरत पर, और हम ईमानदार रहने चाहिए हमारी इस कुदरती संपत्तियों पर। कुदरत की जो भी कायदे कानून है उसको हम ईमानदारी के साथ फॉलो करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है डॉक्टर। आज मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलें और ये मत सोचिए कि कल जाके सब कुछ हीलर्स कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। जी नहीं डॉक्टर, आपका कुछ खराब नहीं होगा। और वैसे भी जिस तरीके से रेशियो है, इस तरीके से जितने डॉक्टर नॉर्मली होने चाहिए एज पर द हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, आज भी हमारे पास इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, ऐसी जगह पर ऐसे हीलर्स हैं या सप्लीमेंट थेरापिस्ट हैं, अगर वो अपना काम करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है डॉक्टर साहब। आप शांति से सोचिएगा तो मुझे विश्वास है कि आपको आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर अवश्य मिल गया होगा। वेल दोस्तों, आप सभी के साथ बहुत 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 मजा आया। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी ने पूछे और आप पूछते रहते हैं। मुझे वापस इसमें आनंद आता है और मैं वापस वही ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतने संतोषकारक आपको मैं जवाब दूं। इस दौरान अगर कभी भी किसी को भी कोई दुख हुआ हो, या तो मेरी भाषा अयोग्य लगी हो, या तो ऐसा लगे कि नहीं इस व्यक्ति ने जवाब सही ढंग से नहीं दिया, तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, नम्रता के साथ माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति ऐसे प्रश्न करे तो हम कैसे जवाब दे सकते हैं। इसी के लिए शायद तक हो सकता है कि कई बार मेरी लैंग्वेज आपको हार्ड लगे या हार्श लगे, बट हृदय से ऐसे मेरे कोई भाव नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि जगत का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, और आप और हम सब इकट्ठा होकर इस जीवन में आगे बढ़े। हम स्पिरिचुअल जर्नी में जितना हो सके उतना जल्दी आगे बढ़े। आज हमारे आसपास के हर एक लोग जो हमारे साथ हैं वो खुश रहे। आज बात सिर्फ मेरे खुशी की नहीं है, हमारे सबके साथ सभी लोग खुश रहें, और यही मैं प्रेयर, ये दुआ रेगुलर करता हूँ दोस्तों। आज भी मैं दिल से ये चाहता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल रेकी हीलर, एज अ प्रोफेशनल मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं। कई केसों को मुझे मना करना पड़ता है और मुझे 3-3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मैं उनको दे सकता हूँ, लेकिन मैं हृदय से बोलता हूँ कि जितनी कम अपॉइंटमेंट मैं दे पाऊँ, कम कब, क्योंकि जब कंप्लेन नहीं होगा तो अपॉइंटमेंट मांगने वाला ना होगा तो मैं ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा। मैं चाहूँगा कि बहुत कम लोग मेरी अपॉइंटमेंट लें, वो अपने तरीके से अपना जीवन जिए, वो निरोगी रहें, वो स्वस्थ रहें, उनको जीवन में कोई 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 दिक्कत ना हो। बस मैं यही हमेशा मानता हूँ और इसी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। सो वापस आप सभी के साथ ऐसे ही इस सफ़र में बहुत ही मज़ा आया और इसी सफ़र को हम बरकरार रखेंगे। आप सभी का मुझे सहयोग और प्रेम चाहिए। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। तब तक मैं आपका रेकी गुरु आलाप जोशी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे रजा दीजिए। नमस्कार।